हेलो बच्चों, आज मैं आपको शिवानी द्वारा रचित कहानी सती की व्याख्या समझाऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है। कहानी सुनने के बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर देने में आप समर्थ न हो, इसलिए कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। मैंने अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास किया है। शिवानी का जन्म 1923 में राजकोट, गुजरात में हुआ था और 79 वर्ष की अवस्था में 21 मार्च 2003 को आपका अवसान हुआ, आपकी मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं विषकन्या, लाल हवेली, अपराधिनी, 4 दिन 14 फेरे। प्रस्तुत कहानी हास्य व्यंग्य प्रधान है और आपकी अधिकांश कहानियां सामाजिकता से ओतप्रोत हैं, देश प्रेम की भावना दर्शाती है और हास्य व्यंग्य का आपने सहारा लिया हुआ है। प्रस्तुत कहानी हास्य व्यंग्य से प्रेरित है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। एक बार में सुनने मात्र से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो एक बार और सुन सकते हैं। निश्चित रूप से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ होंगे। शिवानी द्वारा लिखी सती एक हास्य प्रधान व्यंग्य कहानी है। अर्धकुंभ के मेले के समय, अर्धकुंभ मतलब जो 6 वर्षों बाद कुंभ का मेला लगता है उसे अर्धकुंभ मेल बोलते हैं, और जो 12 वर्षों बाद बोलते हैं उसे पूर्ण कुंभ बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं, महाकुंभ बोलते हैं। तो अर्धकुंभ के मेले के समय प्रयाग स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों की बहुत भीड़ थी। लेखिका ने रिजर्वेशन करवाया था। जब उन्हें पता चला कि ट्रेन के उस डिब्बे में 3 अन्य महिलाओं का भी आरक्षण था तो उन्हें काफी संतोष हुआ कि चलो महिलाएं हैं, यात्रा साथ में कट जाएगी। बड़े प्रेम से वो ट्रेन में गई। एक महाराष्ट्रियन, दूसरी पंजाबी, तीसरी लेखिका स्वयं थी। मतलब एक महाराष्ट्रियन थी, दूसरी पंजाबी थी और तीसरी लेखिका स्वयं थी, चौथी अभी आई नहीं थी। ट्रेन में महाराष्ट्रियन व पंजाबी दोनों महिलाएं भारी भरकम सामानों से लदी थी, यानी बहुत सामान लेकर चली थी। महाराष्ट्रियन महिला अपना सामान तरतीब से लगाकर एक मराठी पत्रिका पढ़ने लगी और पत्रिका पढ़ने में ऐसे मशगूल हुई, उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि किसी मराठी लेखक का जादू उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। दूसरी पंजाबी महिला का सारा सामान बिखरा था। उसे अपना परिचय दिया कि वह विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका है, यानी किसी आश्रम की वह देखरेख करती है उन महिलाओं की जिनका देखने वाला कोई नहीं है, और अभी विदेश से लौटी है। वह किसी सामाजिक गोष्ठी में, सामाजिक मीटिंग में भाग लेने के लिए लखनऊ जा रही है। जैसे ही गाड़ी चलने को हुई, चौथी महिला भी आ गई। उसे देखकर तीनों महिलाएं हैरान रह गईं। क्यों? उसकी बनावट ही कुछ ऐसी थी। वो 6 फुट 10.5 इंच लंबी, हाथ में बेत की बनी छोटी सी टोकरी और कांख में चौकोर बटुआ दबाए थी। दौड़ते हाँपते हुए उसने डिब्बे में प्रवेश किया। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर तथा मराठी महिला ने भी चश्मा उतारकर उसे घूरना आरंभ किया। क्यों न घूरती, क्यों न उसकी तरफ ऐसे देखती कि उसकी बनावट ही कुछ ऐसी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उस महिला ने बोलना आरंभ किया। केम बहन, बहुत लंबी हूं ना मैं? क्यों बहन, मैं बहुत लंबी हूं ना, इसीलिए आप मुझे देख रही हैं? साथ ही प्रसन्नता जाहिर की कि डिब्बे में चारों महिलाएं ही हैं। समाज सेविका ने रुखाई से उत्तर देकर मुंह फेर लिया तथा महाराष्ट्रियन महिला ने भी हिंदी नहीं आती कहकर मुंह फेर लिया। यानी दोनों ने पहले उसकी तरफ अनभिज्ञता जनाई, उसे इग्नोर किया कि मेरा कोई मतलब नहीं, चलो आप आ गई तो ठीक है, बैठिए, यात्रा कट जाएगी। चौथी महिला मदालसा सिंघाड़िया प्रिटोरिया से आई थी। साइप्रस की राजधानी है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया से आई थी। उसने बताया कि वह अपने पति का शव लेने आई है, जो पिछले वर्ष पर्वतारोही दल के साथ तूफान के नीचे दब गए थे। अब उनकी देह बर्फ के नीचे दबी मिली है, वह ज्यों की त्यों है, ऐसा मुझे सरकार ने सूचित किया है, इसलिए उनकी मृत देह को मैं लेने आई हूं।
ये वही महिला थी जो लंबी चौड़ी, और देख के जो सब हैरान रह गए। मदालसा ने बताया कि उनके बनाए हुए स्वेटर जो उन्होंने पहना हुआ था का एक धागा तक नहीं टूटा है, और पति की याद में वह भाव विभोर हो गई तथा बटुए से अपनी पर्स से मर्दाना रुमाल निकालकर आंसू पोंछने लगी। मर्दाना रुमाल इसलिए कहा गया, उसका मुंह ही इतना लंबा चौड़ा था कि कोई जनाना रुमाल उसमें काम ना आता। मदालसा के प्रति सभी की सहानुभूति हो गई। सभी ने, जिसने उसको इग्नोर किया था, सभी की उसके प्रति सिंपैथी हो गई। महाराष्ट्रियन महिला ने पूछा कि क्या वह भारत अपने पति का शव प्राप्त करने आई है? तो मदालसा ने कहा वो पति के साथ सती होने बाहर आई है, इसीलिए कहानी का नाम बेटा सती है। यह सुनकर तीनों महिलाएं चौंक गईं। उसे समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसने सती होने की खानदानी परंपरा का वर्णन किया तथा कहा कि उसे उसके निश्चय से कोई नहीं डिगा सकता, अर्थात वह निश्चय ही अपने पति के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाएगी। बात बदलकर वह बोली, चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। वह हाथ धोने चली गई तो अन्य तीनों महिलाओं के लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ गई कि क्या वह सचमुच सती होने जा रही है? क्या उसके जीवन को बचाया जा सकता है? हाथ मुंह धोकर मदालसा ने टोकरी खोलकर नाश्ता दान निकाला। सभी ने अपने अपने नाश्ता दान खोले, पर सभी की नजरें सती के पकवानों पर थी, जो सफर का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह में बनने वाला भोजन लग रहा था। मदालसा के अनुरोध पर तीनों ने उसका खाना खाया तथा मदालसा ने उन तीनों का भोजन चट कर लिया। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी थी तो तीनों का भोजन अकेले खा गई, और मदालसा का जो भोजन था उन तीनों ने मिलकर खाया। नाश्ता समाप्त करने के बाद मदालसा ने पानदान से पान निकालकर तीनों को दिए। मदालसा लेट गई और गुजराती में गीत गुनगुनाने लगी, जिसके बोल थे, जानकी नाथ भी ये नहीं जान सके थे सुबह क्या होगा। यानी भगवान भी नहीं जान सके थे, प्रभु राम भी नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। गुड नाइट कहकर अच्छे सपने देखने की कामना करते हुए वो लेट गई। दो तीनों महिलाएं खूब सोईं और सुंदर सुंदर सपने देखे। सुबह जागी तो देखा सती के साथ साथ तीनों का सामान भी गायब था। सबके सिर चकरा रहे थे। जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवाई गई। सती होने वाली महिला को सती होने से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पकड़वाने के लिए तथा स्वयं उसे चिता में झोंक देने की इच्छा से ट्रेन रुकवाई गई। बेटा, प्रस्तुत कहानी हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप इस कहानी को ठीक से सुनते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी कराएं। थैंक यू।